एक भयानक तूफान जो सब कुछ तबाह कर सकता है। ऐसे तूफान में लोग अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज की हमारी फिल्म में कुछ लोग मिलकर दुनिया के सबसे बड़े तूफान में जान बचाने की बजाय चोरी करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1992 अल्बामा से, जहां पर विल और ब्रिज नाम के दो बच्चे अपने पिता के साथ शहर छोड़कर जा रहे होते हैं, क्योंकि इनके शहर में एक भयानक तूफान आने वाला होता है जिसको नाम दिया जाता है एंड्रयू। और इस तूफान के आने से पहले लोगों को शहर से बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा पेड़ उनकी गाड़ी के सामने गिर जाता है, जिससे बचने के लिए उनका पिता अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देता है और वहीं पर गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी एक जगह पर फंस जाती है, जिसकी वजह से उनको पास के एक घर में जाना पड़ता है ताकि वो तूफान से बच सके। लेकिन तभी उनका पिता घर से बाहर जाता है और अपनी गाड़ी को एक केबल से बांध देता है ताकि वो तूफान के साथ उड़ न जाए। तूफान बहुत भयानक होता है, जिसकी वजह से घर भी हवा में उड़ने लगता है। दोनों बच्चे खिड़की से अपने पिता को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा वाटर टैंक तूफान के साथ वहां आता है और उनके पिता को कुचल देता है। इसके बाद कहानी वर्तमान में आती है और हमें ट्रेजरी ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर पुराने बैंक नोट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाया जाता है। इस बार केसी नाम की लड़की ये पैसे लेकर यहाँ आती है। वो देखती है कि वहाँ पर पहले के नोट्स भी अभी तक रखे हुए हैं, इसीलिए वो ट्रेजरी ऑफिस मोरेनो से पूछती है कि तुम लोगों ने इन पैसों को अभी तक डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। तो मोरेनो कहता है, नोट्स को डिस्ट्रॉय करने वाली मशीन में कुछ खराबी आ गई है, जिसे हम जल्द से जल्द ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम साशा और फियर्स को देखते हैं, जो वहाँ पर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ठीक करने के लिए आए होते हैं। उधर कैसी ट्रेजरी में जमा पैसों की रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर में मॉरिस को देती है और उसे बताती है कि आज का कैश मिलाकर वहाँ पर टोटल $600 मिलियन रखे हुए हैं। ये सुनकर मॉरिस कहता है, केसी ये बहुत बड़ा अमाउंट है, वहाँ पर रखे कैश की जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम्हें इंश्योर करना होगा कि वो नोट सेफली डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं। मॉरिस की बात सुनकर कैसी वॉल्ट के पासवर्ड को रीसेट करने की परमिशन मांगती है और वहाँ के वॉल्ट के पासवर्ड को रीसेट कर देती है। इसके बाद हम विल को देखते हैं, जो कि एक मौसम वैज्ञानिक बन चुका है। उसको पता चलता है कि उसके शहर में एक बार फिर से 1992 जैसा तूफान आने वाला है, लेकिन ये तूफान उससे कई गुना ज्यादा बड़ा होगा और इस तूफान का नाम टमी दिया जाता है। विल तूफान से बचने के लिए अपने शहर को छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और अपने भाई ब्रिज को फोन मिलाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसीलिए वो अपनी गाड़ी को वापस से शहर की तरफ मोड़ लेता है और अपने भाई के पास जाता है। ब्रिज के पास पहुंचकर वो उसे वहां से निकलने को कहता है, लेकिन ब्रिज अपने घर को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं होता। उसको अपने सामान की चिंता होती है। ये सुनकर विल अपने भाई से कहता है, भाई हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ घर को अच्छे से बंद करने में मदद कर दूंगा ताकि तुम्हारे सारे सामान को सेफ रखा जा सके। उधर ट्रेजरी ऑफिस में साशा और फियर सिस्टम पर अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। मोरेनो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जनरेटर में कोई खराबी आ गई है। वो वापस आता है और ब्रिज को फोन करता है, लेकिन ब्रिज का फोन नहीं लगता। इसलिए वो कैसी से कहता है, देखो जनरेटर को ब्रिज के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा, इसलिए तुम्हें उसके घर जाकर उसको यहाँ लेकर आना होगा। मोरेनो की बात सुनकर कैसी वहाँ से निकलती है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो अपने आईपैड को वहीं पर छुपा देती है। फिर कैसी के निकलने के बाद ट्रेजरी ऑफिस के बाहर एक वैन आती है, जिसको गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स रोक लेते हैं। वो लोग बताते हैं कि वो लोग फोन लाइन को ठीक करने आए हैं, लेकिन गार्ड्स उससे परमिशन लेटर दिखाने को कहते हैं। तो वो लोग तुरंत वैन से उतरकर गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर ट्रेजरी ऑफिस का इमरजेंसी लॉक ऑन कर दिया जाता है, लेकिन वो लोग गोलियां चलाना बंद नहीं करते और एक एक करके सारे गार्ड्स को मारते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि पर्किंस नाम का एक सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि ऑफिस के अंदर ही अपने एजेंट्स को गोली मार देता है और हमलावरों को ऑफिस के अंदर बुला लेता है। उधर मोरेनो साशा और फियर्स के साथ कंट्रोल रूम में होता है और वो उनसे कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये कैबिन बुलेट प्रूफ है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी पर्किंस हमलावरों के लीडर जैकी के साथ कंट्रोल रूम के बाहर आता है। पर्किंस को उनके साथ देखकर मोरेनो बहुत हैरान होता है। पर्किंस कंट्रोल रूम के बाहर खड़ा होता है और तभी उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हमें पता चलता है कि साशा और फियर्स भी पर्किंस के साथ मिले हुए होते हैं। मतलब ये सब लोग आपस में मिले होते हैं और ये सारा पर्किंस का ही प्लान होता है। पर्किंस मोरेनो को बताता है कि उसी ने नोट्स को खराब करने वाली मशीन को खराब किया था और अभी वो ऑफिस में मौजूद किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर किसी ने भी होशियार बनने की कोशिश करी तो वो उसको जान से मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। इसके बाद वो लोग मोरेनो के साथ बाकी सारे स्टाफ को बंदी बना लेते हैं और वोल्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग वोल्ट को नहीं खोल पाते क्योंकि कैसी ने जाने से पहले पासवर्ड को रीसेट कर दिया था
खैर कैसी तो बहुत चालाक निकली और उसने पासवर्ड को रीसेट करके बहुत अच्छा काम किया। और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी बहुत चालाक हो, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा काम आप भी कर दो ताकि हम जल्दी से 100 की फैमिली हो जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसी ब्रिज के घर पहुंच जाती है और उसे अपनी आईडी दिखाकर अपने साथ चलने को कहती है। ब्रिज भी ट्रेजरी ऑफिस का काम देखकर तुरंत अपना सामान उठाकर कैसी के साथ चलने को तैयार हो जाता है। ब्रिज को जाता देख विल उसे मना करता है, लेकिन ब्रिज उससे कहता है इस वक्त यहाँ पर ट्रेजरी ऑफिस ही सबसे सुरक्षित जगह है, ये तूफान उस जगह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उधर ट्रेजरी के अंदर साशा और फियर्स वोल्ट को नहीं खोल पाते और उन्हें पता चलता है कि वोल्ट के पासवर्ड को किसी ने बदल दिया है। परकिंस मोरेनो से इस बारे में पूछता है और मोरेनो उसे मना कर देता है और कहता है मैंने पासवर्ड नहीं बदला, लेकिन हो सकता है कैसी ने ऐसा किया हो। इतने में ही कैसी भी ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है और देखती है कि गेट पर कोई भी गार्ड्स नहीं है। ये देखकर वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो ब्रिज को गाड़ी चालू रखने को कहती है और खुद अंदर जाकर देखती है। लेकिन तभी परकिंस के आदमी कैशी पर निशाना लगा देते हैं और उसे गन नीचे फेंकने को कहते हैं। इसी बीच ब्रिज की एंट्री होती है और वो अपनी कार को घुमाकर कैसी के सामने लगा देता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन साशा कंट्रोल रूम से ये सब देख रही होती है और वो तुरंत गेट के बाहर लगे बैरियर की मदद से रोड को ब्लॉक कर देती है, जिससे उनकी गाड़ी बैरियर में ठुक जाती है, जिसकी वजह से परकिंस के आदमी ब्रिज को पकड़ लेते हैं। लेकिन कैसी वहाँ से भाग जाती है। परकिंस के आदमी कैसी का भी पीछा करते हैं, लेकिन तभी विल भी वहाँ आ जाता है और कैसी को बचा लेता है। परकिंस के आदमी विल की कार पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता क्योंकि विल ने अपनी कार को बुलेट प्रूफ बनाया होता है। इसके बाद कैसी विल को बताती है कि परकिंस के लोग ट्रेजरी में रखे पैसों को लूटना चाहते हैं और उन्होंने ब्रिज को भी पकड़ लिया है ताकि वो लोग उससे जनरेटर को ठीक करवा सके। एक बार जनरेटर ठीक हो गया तो वहाँ पर लाइट आ जाएगी, जिसकी मदद से वो लोग वोल्ट को खोल पाएंगे। ये सब सुनकर विल कैसी को बताता है कि शहर में इतिहास का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से हमें बाहर से कोई मदद नहीं मिल पाएगी। हमें लोकल पुलिस को जाकर ये सब बताना चाहिए। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस ऑफिसर डिक्सन को ट्रेजरी ऑफिस में हो रही लूट के बारे में सब बताते हैं। डिक्सन उनकी बात बहुत ध्यान से सुनता है और उन्हीं पे गन तान देता है और परकिंस को कॉल करके ये सब बता देता है। फिर विल के पूछने पे वो बताता है कि अब मेरी रिटायर होने की उम्र हो गई है और इस समय $600 मिलियन की लूट में हिस्सा मिलना किसको बुरा लगेगा। ये सब देखकर कैसी चालाकी दिखाती है और अचानक से अपनी गन से फायर करती है, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन डिक्सन परकिंस के आदमियों के साथ उनका पीछा करता है। कैसी उन लोगों पर गोलियां चलाकर उनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए विल कैसी से कहता है सीट बेल्ट लगा लो और कस के पकड़ो, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से डिक्सन की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे डिक्सन की गाड़ी उलट पलट हो जाती है और वो लोग उनसे बच निकलने में कामयाब होते हैं। इसके बाद कैसी विल को बताती है कि ऑफिस से निकलने से पहले मैंने कुछ देखा था। वो लोग सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और अगर हम सैटेलाइट टावर को ही बंद कर दें तो हम उन्हें कम्युनिकेट करने से रोक सकते हैं। ये सोचकर वो लोग ट्रेजरी ऑफिस के पास वाले सैटेलाइट टावर पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर विल टावर पे चढ़ने लगता है और कैसी को गाड़ी में ही बैठने को कहता है। इन सब के दौरान शहर में तूफान भी बहुत तेजी से शुरू हो चुका होता है, जिसकी वजह से एक कार हवा में उड़ती हुई उस टावर से टकराती है और विल मरते मरते बचता है। तभी विल की नजर उनके पास आते हुए ट्रक पर पड़ती है, जिसको देखकर वो कैसी से इशारों में कहता है कि वो उनकी गाड़ी की लाइट्स को बंद कर दे। लेकिन कैसी को कुछ समझ नहीं आता और वो लाइट्स को बंद करने की बजाय और लाइट्स जला देती है, जिसके कारण परकिंस के आदमी उनको देख लेते हैं और कैसी पे फायर करना शुरू कर देते हैं। कैसी भी उन पर पलटवार करती है और ट्रक ड्राइवर को गोली मार देती है। उधर ट्रेजरी ऑफिस के अंदर साशा और फियर्स बोल्ट का कोड ब्रेक करने में सिर्फ एक कदम की दूरी पर होते हैं, लेकिन तभी कैसी अपना दिमाग लगाती है और वो पूरे टावर को ही नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से ऑफिस के अंदर सिग्नल चले जाते हैं। तभी परकिंस आकर पूछता है कि उन्हें वोल्ट खोलने में और कितना समय लगेगा, तो साशा उसे बताती है कि उनके सिग्नल चले गए हैं और अब जनरेटर ठीक होने पर ही वो लोग कुछ कर पाएंगे। इसी बीच ब्रिज भी जनरेटर को ठीक कर देता है और ऑफिस में बंदी बनाए गए लोगों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन साशा सीसीटीवी कैमरा से ये सब देख रही होती है और वो तुरंत वहाँ पर करंट छोड़ देती है, जिससे ब्रिज को जोरदार झटका लगता है और वो उन लोगों को नहीं बचा पाता। तभी डिक्सन अपने बाकी पुलिस ऑफिसर्स को लेकर ट्रेजरी ऑफिस पहुंचता है और परकिंस पर गन तान कर कहता है
मुझे लगता है कि ये लूटपाट करना तुम्हारे बस की नहीं है। इस लूट को हम अंजाम देंगे और मैं अपनी टीम को लीड करूंगा। डिक्सन की ये सब बातें सुनकर परकिंस अपना दिमाग चलाता है और डिक्सन के साथ आए पुलिस ऑफिसर को $20 मिलियन देने का ऑफर देता है, जिसे सुनकर वो लोग तुरंत परकिंस के साथ आ जाते हैं। इसके कुछ देर बाद कैसी परकिंस को कॉल करती है और उससे एक डील करती है कि अगर वो ब्रिज और मोरेनो को छोड़ देगा तो वो खुद ऑफिस में आकर वोल्ट को खोल देगी। परकिंस तुरंत कैसी की बात मान लेता है और कैसी की बात ब्रिज से भी करवाता है। फिर वो लोग कैसी की बताई जगह पर ब्रिज के साथ कुछ पुलिस ऑफिसर को भेजते हैं ताकि वो लोग कैसी को अपने साथ ला सके। उधर कैसी और विल एक मॉल में उनका इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही वो पुलिस वाले ब्रिज को लेकर मॉल के सेंटर एरिया में पहुंचते हैं, वैसे ही कैसी मॉल की छत को तोड़ देती है, जिससे वहां पर बहुत तेजी से हवा आने लगती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन कैसी, विल और ब्रिज एक रस्सी को पकड़कर अपने आप को तूफान में उड़ने से बचा लेते हैं और यही उनका प्लान होता है। इन सब के बाद वो लोग ब्रिज के घर पहुंचते हैं और वहां से सारा जरूरी सामान लेकर अपना अगला प्लान बनाते हैं। इसी बीच परकिंस के आदमी उनका पीछा करते हुए वहां पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक तूफान और भी ज्यादा भयानक हो जाता है और समंदर की लहरें अपने आसपास के एरिया को तबाह करना शुरू कर देती है। फिर जैसे ही परकिंस के आदमी ब्रिज के घर पहुंचते हैं, वैसे ही समुद्र का पानी वहां आ जाता है और सब कुछ तबाह कर देता है। फिर तूफान के थोड़ा रुकने के बाद हम देखते हैं कि विल अपनी गाड़ी के सहारे अपनी जान बचा लेता है और ब्रिज बोट लेकर उसके पास आता है और बताता है कि परकिंस के आदमियों ने केसी को पकड़ लिया है। उधर परकिंस के आदमी केसी को लेकर ट्रेजरी ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पर परकिंस केसी को देखकर बहुत खुश होता है और उसको डराने के लिए मोरेनो को जान से मारने की धमकी देता है, जिससे डर कर केसी वोल्ट का दरवाजा खोल देती है। वोल्ट के खुलते ही परकिंस अपने आदमियों के साथ सारे पैसों को देखता है और मोरेनो को गोली मार देता है। इसी दौरान विल और ब्रिज परकिंस के आदमियों से केसी को बचाने का प्लान बनाते हैं और दूर से ट्रेजरी ऑफिस में नजर रखते हैं। वो लोग देखते हैं कि परकिंस अपने आदमियों के साथ सारे पैसों को 3 ट्रक्स में लोड करके वहाँ से जाने लगता है और उनमें से एक ट्रक में केसी भी होती है। विल और ब्रिज तुरंत अपनी कार को लेकर उनका पीछा करते हैं। इसी दौरान जो तूफान शहर में आने वाला होता है वो भी शुरू हो जाता है और उन लोगों से 30-40 किलोमीटर ही दूर होता है। ये तूफान बहुत भयानक होता है, जो अपने बीच में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देता है। एक ट्रक में साशा और फियर्स होते हैं, जो कि सबसे पीछे होते हैं। फियर्स तूफान को देखकर परकिंस को गाड़ी तेज चलाने को कहता है, लेकिन परकिंस उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी विल और ब्रिज उनके पीछे आकर उनके ट्रक पर चढ़ जाते हैं और आगे जाकर विल साशा का ध्यान भटकाता है और दूसरी तरफ से ब्रिज फियर्स को बंदूक दिखाकर ट्रक का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद विल आगे वाले ट्रक में चढ़ जाता है, जिसमें केसी होती है। ट्रक के अंदर ड्राइवर के साथ एक और आदमी होता है, जो केसी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन केसी बड़ी चालाकी से उस आदमी से गन लेकर ड्राइवर और उस आदमी दोनों को मार देती है। ड्राइवर के मरने से ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सड़क से नीचे उतर जाता है। फिर जैसे ही वो ट्रक दीवार से टकराने वाला होता है, वैसे ही विल ट्रक के अंदर आ जाता है और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। विल को देखकर कैसी भी बहुत खुश होती है। उधर परकिंस देखता है कि उसके पीछे आ रहे दोनों ट्रक्स काफी पीछे रह गए हैं, इसीलिए वो अपने ट्रक की स्पीड को कम करता है और फिर जैसे ही पीछे वाले ट्रक उसके बराबर आते हैं तो वो उस ट्रक में ब्रिज को देखता है। ब्रिज को देखते ही वो उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से विल उसके ट्रक को टक्कर मारता है और कैसी उस पर फायर करती है। फिर वो दोनों भाई अपने ट्रक को परकिंस के आगे लगा देते हैं, जिससे परकिंस का ट्रक पीछे रह जाता है और उनके पीछे आ रहे सबसे भयानक तूफान की चपेट में आ जाता है। बार बार टक्कर लगने की वजह से उसके कंटेनर का दरवाजा भी खुल जाता है, जिसमें रखे $200 मिलियन हवा में यूं ही उड़ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद परकिंस का पूरा ट्रक हवा में उड़ने लगता है और ब्लास्ट हो जाता है। अब विल और ब्रिज का ट्रक ही बचता है, जो कि तूफान के काफी करीब होता है। तभी ब्रिज भी अपने ट्रक को छोड़कर विल के ट्रक में आ जाता है, क्योंकि उसके ट्रक में कुछ खराबी आ जाती है और जैसे ही वो विल के ट्रक में आता है, वैसे ही ब्रिज वाला ट्रक भी तूफान के साथ हवा में उड़ जाता है और खत्म हो जाता है। अब विल, ब्रिज और कैसी एक साथ होते हैं और विल ट्रक को फुल स्पीड में भगाता है और थोड़ी देर में उस भयानक तूफान को भी पीछे छोड़ देता है। मतलब ये तीनों ना सिर्फ अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं, बल्कि $200 मिलियन के मालिक भी बन जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको आज की फिल्म कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।